गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी दर्शकों को मेरा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज एक नया मेडिकल ग्राउंड का एक एपिसोड आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो हर एक आम इंसान को, हर एक आदमी को इस ब्लड का बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। हाँ दोस्तों, आज जो मेडिकल ग्राउंड का जानकारी देंगे, ये ब्लड, खून जिसको बोलते हैं, रक्त। तो ये ब्लड क्या है, ब्लड हमारा शरीर में क्या काम आता है, ब्लड में क्या क्या रहता है, इस सारे चीज का थोड़ा डिटेल बताएंगे। और चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे आप आम आदमी हो, बच्चा से बुजुर्ग, हर एक आदमी को जनरल नॉलेज ये ब्लड का बारे में, अगर लास्ट तक इस एपिसोड को आप देख लिया तो एक कॉमन जनरल नॉलेज आपके पास हो जाएगा। बहुत सारे लोग कुछ जानकारी कम होने का वजह से जो बातचीत करते हैं, कुछ ब्लड का बारे में उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। तो थोड़ा सा अगर धैर्य का साथ ये 15-20 मिनट का ये अगर ब्लॉग को आप देख लोगे तो ब्लड का बारे में अच्छा खासा जानकारी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, हर एक बार जो मैं बोलता हूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि कोई भी मेडिकल ग्राउंड का जानकारी मैं दूंगा तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बीच बीच में मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कशन करके कुछ खास खास टॉपिक के ऊपर आप लोगों को रिव्यू देते रहूंगा। तो बहुत अच्छा जानकारी आपको इस चैनल के द्वारा आप लोगों को मिल जाएगा मेडिकल ग्राउंड में। तो सभी से लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करना। बहुत सारे दोस्त देखते हैं पर कुछ कमेंट्स नहीं लिखते हैं। जरूर इसी ब्लॉग के नीचे जो कमेंट्स का कॉलम होता है उसमें जरूर लिखिए। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। ओवरऑल जानकारी जो होता है ब्लड के बारे में, खून। दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, ओवरऑल ब्लड का एक पिक्चर मैंने दिखा रहा हूं। जो हमारा वेन्स के अंदर से जो ब्लड बहते हैं उसमें अलग अलग तरह का सेल्स रहते हैं। ये सब लिविंग कंटेंट है, जिंदा सेल है। तो ओवरऑल अगर बोला जाए ब्लड क्या है, ब्लड इज एसेंशियल टू लाइफ। हमारा जिंदगी के लिए, जीने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है ब्लड। ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आवर बॉडी and delivers essential substance like oxygen and nutrients to the body cells। मतलब हमारा शरीर के अंदर पूरा हर एक जगह में, ऊपर सिर से लेके पांव का नाखून तक ब्लड सर्कुलेट होता है, बहते रहता है। उसके साथ साथ ब्लड क्या करते हैं, बॉडी में डिलीवर करते हैं फूड पार्टिकल्स, जो न्यूट्रिएंट्स होता है हमारा, जो सेल को जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है। ये हर एक चीज को डिलीवर करता है। ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, जो फूड पार्टिकल्स को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स। जहां फूड पार्टिकल्स और ऑक्सीजन पहुंचाता है, वहीं से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो चीज शरीर का जरूरत नहीं है, उसको वापस ले आता है। वापस कहां ले आता है, किडनी या लंग्स के द्वारा, या तो यूरिन के द्वारा या सांस के द्वारा वो वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड। ब्लड का अभी तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ब्लड डोनर्स जो होता है, जब किसी को ब्लड का जरूरत पड़ता है तो वो दूसरे एक ह्यूमन से ही, दूसरा कोई आदमी से ही, उसको, इंसान से उस ब्लड को लिया जाता है। इसका अलग से कोई सब्स्टिट्यूट, इसके जगह पे कुछ और इस्तेमाल कर देंगे, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्लड का जो अहमियत है ये आप लोगों को समझना चाहिए। इसी चीज को थोड़ा सा हिंदी में बताएं, लहू या रुधिर या खून एक शारीरिक तरल द्रव्य है जो लहू वाहिनियों में, जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंग में लगातार बहता रहता है। हालांकि ये सारे चीज इंग्लिश में, इंग्लिश टर्म में ही अच्छा लगता है, तो जो लोग हिंदी वाले हैं वो हिंदी क्लिप से भी थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हैं।
रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला ये गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित उत्तक है। ये प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। प्लाज्मा और रक्त कणों मतलब सेल्स, जो एक सॉलिड पार्ट्स होता है जो सेल, और जो एक लिक्विड पार्ट होता है जो प्लाज्मा, या जो क्लॉट होने के बाद हम लोग लैब टेस्ट में देखते हैं सीरम। प्लाज्मा वो निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त कणों तरते रहते हैं, सेल पार्टिकल्स उसमें फ्लो करते हैं। प्लाज्मा के सहारे ही ये कण सारे शरीर में पहुंच पाते हैं, और ये प्लाज्मा ही है जो आंतों से शोषित पोषक तत्वों की शरीर को विभिन्न भाग तक पहुंचाता है, और पाचन क्रिया के बाद बने हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जीय अंगों को तक ले जाकर उन्हें फिर साफ होने का मौका देता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिका श्वसन अंगों से ऑक्सीजन को लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आके लंग्स तक, श्वसन अंग तक छोड़ता है। श्वेत रक्त कणिका हानिकारक तत्व या जो फॉरेन बॉडीज होता है, बाहर का जो बैक्टीरिया वायरस जो घुसता है, उसको नष्ट करने में, जीवाणु को खत्म करने में काम करता है। प्लेटलेट्स खून जो एक्स्ट्रा जो कट्स होता है उसमें अगर बह जाता है तो उसको रोकता है क्लॉटिंग फॉर्मेशन करके, और खून बनने में भी हेल्प करता है। ये मोटा मोटा हिंदी में जानकारी जो क्लिप आप लोग को दिख रही है इसमें से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसा फोटो में दिख रहा है कि पूरा शरीर में हर एक सेल में, हर एक जगह में ये ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और कैपिलरीज पहुंचा हुआ है। हर एक सेल, एक एक सेल तक ये ब्लड पहुंचाने का काम करता है ये ब्लड वेसल्स। अब ब्लड के अंदर रहता क्या क्या है? योर ब्लड इज मेड ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स। पहले भी बोला मैंने, ब्लड के अंदर अगर देखा जाए कुछ लिक्विड पार्ट होता है, कुछ सॉलिड पार्ट होता है। जो लिक्विड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, जो तरल पार्ट होता है। ये किस चीज से बनता है? इज मेड ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन। उसके अंदर कुछ पानी का मात्रा, सॉल्ट्स का मात्रा, कुछ प्रोटीन्स होता है, कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होता है, वो भी आगे बताऊंगा। ओवरऑल ऑफ योर बॉडी का ब्लड जितना होता है, ओवरऑल ऑफ योर ब्लड इज प्लाज्मा। मतलब टोटल जितना हमारा शरीर का अंदर खून रहता है उसका लगभग आधा प्लाज्मा होता है। मतलब प्लाज्मा 55% होता है तो सेल पार्ट 45% होता है। प्लाज्मा के परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है। आप लोग फोटो में भी थोड़ा सा अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ आप लोग देख पा रहे होंगे। द सॉलिड पार्ट ऑफ योर ब्लड कंटेन्स रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। 3 प्रकार का सेल्स होता है जो सॉलिड पार्ट में स्पेशली। तो क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड बेसिक्स के बारे में अगर थोड़ा सा और डिटेल में बताएं कि ब्लड बेसिक्स क्या है। ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। इट हैज 4 मेन कंपोनेंट्स। 4 कंपोनेंट्स रहता है। जैसे 3 प्रकार का सेल और एक पार्ट प्लाज्मा अगर बोल दिया तो 4 कंपोनेंट्स हो गया। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड हैज मेनी डिफरेंट फंक्शंस। ये अलग अलग तरह का फंक्शंस करते रहते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट में। जैसा कि क्या क्या फंक्शन करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज। जो हमारा शरीर में बहुत ही जरूरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई सेल जिंदा नहीं रह सकता। तो इस ऑक्सीजन को हमारा शरीर में हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है ये हमारा ब्लड। साथ ही साथ
फूड पार्टिकल्स जो हम खाना खाते हैं, ये शरीर में जब डाइजेस्ट हो जाता है, जिसको हम लोग हजमा बोलते हैं, आफ्टर डाइजेशन उस फूड पार्टिकल्स छोटा छोटा कण में डिवाइड हो जाता है और उस छोटा छोटा कण को हर एक सेल तक ले जाके पहुंचाने का काम करता है ये ब्लड, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। ब्लड के एक और काम क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन करना। कहीं अगर कट्स हो जाता है, कहीं वुंड है, इंटरनल इंजुरी भी होता है, हमें दिखने को नहीं मिलता है, उस सिचुएशन में भी ब्लड को क्लॉटिंग होने में, एक्सेस ब्लड लॉस होने में रोकथाम करता है। ये भी ब्लड के एक फंक्शन में आता है। कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शंस। हमारा शरीर के अंदर कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें एंटीबॉडीज को कैरी करता है। ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनीज एंड लिवर व्हिच फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड। जितना सारे वेस्ट मटेरियल है जो शरीर का अब काम नहीं आने वाला है, जो फूड पार्टिकल्स बर्न होने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो किडनी लिवर सब वापस ले आते हैं ब्लड, ये भी काम करते हैं और वो शरीर से बाहर निकालने में मदद होता है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हमारा शरीर का जो तापमान है इसको रेगुलेट करता है ये ब्लड। साथ साथ कहीं किताब में या कहीं जगह पे नहीं लिखा रहेगा, पर प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको ये भी जानना जरूरी है कि ट्रांसपोर्ट मेडिसिन पार्टिकल्स टू प्रिवेंट डिजीज। जैसा फूड पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, ऐसा ही हम लोग जब कोई मेडिसिन लेते हैं या कोई मेडिसिन इंजेक्ट करता है, हमारा शरीर के अंदर जाता है, तो वो मेडिसिन पार्टिकल्स को भी ब्लड ही ले जाके वो इन्फेक्टेड एरिया में पहुंचाता है और वहां जो भी फॉरेन बॉडीज है, चाहे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जो भी है, उसके साथ एक्ट करके उसको खत्म करता है। तो ये भी काम ब्लड का है। द ब्लड दैट रन्स थ्रू द वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज इज नोन एज व्हाइट ब्लड एंड मिक्सचर ऑफ 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स। ये जो आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में बहता है, इसमें ब्लड का जो 55% प्लाज्मा होता है, 45% सेल्स होता है, अबाउट 7 to 8% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट ऑफ ब्लड। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि हमारा शरीर में ब्लड खून ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर स्वस्थ आदमी है तो उसको शरीर में लगभग 5 से 6.5 लीटर तक, लगभग 5 से 7 लीटर तक ब्लड रहता है। तो सबका शरीर में खून रहता है, उसमें खून का कमी जो बोलते हैं वो आरबीसी अगर कम हो जाता है तो उस चलते आम लैंग्वेज में सबको बोलते हैं कि खून का कमी है, इसका मतलब एनीमिया है। तो वो एक अलग पार्ट है। पर अगर इसी चीज को हिंदी में, जो लोग हिंदी वाले हैं, अगर उसका स्क्रिप्ट चाहिए तो देखिए, कार्य खून का, ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, मतलब हर एक सेल तक ऑक्सीजन पार्टिकल्स को पहुंचाना, पोषक तत्व को ले जाना जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्लों और वसा अम्लों, रक्त में धुलना या प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ने जैसे रक्त लिपिड, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करना जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड जो लैक्टिक अम्ल आदि। प्रतिरक्षात्मक कार्य, प्रतिरक्षात्मक इसका मतलब आपको डिफेंसिव मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, संदेशवाहक का कार्य करना, इसके अंतर्गत हार्मोन्स आदि संदेश देना, शरीर के पीएच को नियंत्रित करना। पीएच, हमारा शरीर का जो पीएच लेवल होता है इसको रेगुलेट करना, शरीर का तापमान को नियंत्रित करना, ये पहले भी बताया, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अब आता है ब्लड का जो कंपोनेंट्स है, ये क्या क्या है, थोड़ा सा इसका डेप्थ में थोड़ा सा बात करते हैं। ये सारे चीज का अगर थोड़ा सा जानकारी लेंगे तो आप लोगों को भी
अच्छा होगा। साथ साथ जो डॉक्टर लोग है, हेमाटोलॉजिस्ट है, ये इसका चलते बहुत सारे डिजीज का ट्रीटमेंट में बहुत मदद मिलता है। अब हमारा शरीर में 3 प्रकार का जो सेल्स रहता है प्लाज्मा के अलावा, वो क्या क्या रहता है? रेड ब्लड सेल्स, जिसको आरबीसी बोलते हैं, ये एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम भी है, एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, जो श्वेत रक्त कणिका। और प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, जो खून जमने में मदद करता है। अब प्लाज्मा क्या चीज है? द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो हमारा ब्लड के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है, तरल पार्ट है, ये होता है प्लाज्मा। ये 55% होता है, आधा से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ए मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन एंड सॉल्ट्स। ये जो प्लाज्मा है, इसमें पानी ही नहीं है, पानी के साथ साथ वाटर पार्टिकल्स के साथ साथ शुगर, फैट, प्रोटीन एंड सॉल्ट्स कुछ रहता है। मैं पहले भी बताया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कुछ सब्सटेंस भी रहता है, ये भी आगे आगे आपको जानने को मिलेगा। द मेन जॉब ऑफ द प्लाज्मा इज टू ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स थ्रू आउट योर बॉडी along with nutrients, waste product, antibodies, clotting proteins, chemicals, messengers such as hormones and proteins that help maintain the body fluids balance। ये प्लाज्मा के सहारे में जितने सारे सेल्स है, ये फ्लो होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद मिलता है। उसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स पार्ट है, जो खाने के बाद जो हम लोगों का न्यूट्रिएंट्स का जो छोटा छोटा कण है, ये शरीर में हर सेल तक पहुंचता है। वेस्ट प्रोडक्ट वापस आता है, एंटीबॉडी जाते हैं, क्लोटिंग प्रोटीन प्लाज्मा के द्वारा घूमता है, केमिकल मैसेंजर जैसा हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये भी प्लाज्मा के द्वारा घूमने को मदद मिलता है। तो प्लाज्मा एक अहम भूमिका निभाता है ब्लड के अंदर, बहुत अच्छा फंक्शन है। अब आता है रेड ब्लड सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी, जो लाल रक्त कणिका या लोहित रक्त कणिका बोल सकते हैं। नॉन फॉर देयर ब्राइट रेड कलर, इनका नाम जो लाल है, ये इसका जो कलर है वो लाल, और इसका वजह से खून का कलर भी लाल होता है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट्स बहुत मात्रा में रहता है। रेड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ब्लड, सबसे ज्यादा और सबसे कीमती बोल सकते हैं आप ये रेड ब्लड सेल्स, अबंडेंट सेल्स, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40 to 45% ऑफ इट्स वॉल्यूम। टोटल सेल में 40 to 45% वॉल्यूम का तरफ से अगर देखा जाए तो रेड ब्लड सेल्स ही होता है। द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज बाइकनकेव डिस्क। अगर ऐसे आम भाषा में बताया जाए तो एक सेब का जैसा, एप्पल का जो शेप होता है बाइकनकेव, उस तरह का एक रेड ब्लड सेल्स का अगर माइक्रोस्कोप में हम देखें, मेडिकल ग्राउंड में ले जाकर अगर माइक्रोस्कोप का नीचे रख के हम अगर वो रेड ब्लड सेल को देखें तो इस टाइप का दिखने को मिलता है। नीचे पिक्चर में थोड़ा थोड़ा फोटो में दिखाने का कोशिश किया। तो जब बोन मैरो में बनता है ये रेड ब्लड सेल, वो इमेच्योर स्टेज में होता है, 7 दिन तक लगभग वो मैच्योर होने में टाइम लेता है। उसके बाद मेन सर्कुलेशन में आता है, इसके बारे में अगर डिटेल्स है तो। और एक रेड ब्लड सेल्स, कोई भी खून का जो सेल्स होता है ब्लड का, ये एक बार लाइफ में बन गया तो परमानेंट नहीं है, सबका एक लाइफ स्पैन होता है। सब सेल बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, मतलब खत्म भी हो जाता है, फिर नया बनते हैं, फिर टूटता है। तो ये रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन है, कितना दिन तक हमारा शरीर में जिंदा रहता है, ये लगभग देखा गया कि 120 दिन तक एक सेल एवरेज लाइफ होता है उनका लाइफ स्पैन। अगर आज बनता है तो लगभग 7 दिन के बाद वो मेन सर्कुलेशन में आता है, उसके बाद टोटल मिला के 120 दिन के बाद वो हो सकता है वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मटेरियल है वो हमारा शरीर कलेक्ट करके रख लेते हैं, अगला सेल को प्रोडक्ट करने में मदद होगा, जैसा आयरन कंटेंट्स वगैरह है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर से बाहर निकाल जाता है। आप देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स,
व्हाइट ब्लड सेल्स का मतलब है श्वेत रक्त कणिका, ल्यूकोसाइट्स जिसको बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी व्हिच प्रोटेक्ट इन्फेक्शन, हमारा इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। जैसा लाल रक्त कणिका कुछ अलग तरह का फंक्शन है, फूड पार्टिकल ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और उस प्रोडक्ट को वापस लाने में मदद करता है। ऐसा है श्वेत रक्त कणिका जो WBC है, ये फाइटिंग फोर्स का तरह काम करता है। कोई भी इंफेक्शन या फॉरेन बॉडी शरीर में अगर आता है तो सबसे पहले जाके अटैक कौन करता है? ये व्हाइट ब्लड सेल्स। तो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म में मेन भूमिका निभाता है ये व्हाइट ब्लड सेल्स। दे आर मच फ्यूअर इन नंबर कंपेरेटिवली रेड ब्लड सेल, मतलब रेड ब्लड सेल से अगर कंपेयर किया जाए तो व्हाइट ब्लड सेल्स मात्रा में, मतलब संख्या में बहुत कम रहता है उसका तुलना में। अकाउंटिंग फॉर अबाउट 1% ऑफ योर ब्लड, जबकि रेड ब्लड सेल 40 to 45% रहते हैं, यहां 1% मात्रा में रहता है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज द न्यूट्रोफिल। ये व्हाइट ब्लड सेल्स का भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसका भी अगर देखेंगे तो 5 भाग है, उसका 5 अलग अलग पार्ट है। जो कोई मेडिकल स्टूडेंट है लोग जानता है कि सबसे पहले उसको 2 भाग में बांटते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और नॉन ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में भी 3 है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, और नॉन ग्रैनुलोसाइट में 2 है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट को भी फिर 2 भाग में बांटता है, लार्ज लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट्स। वो तो डिटेल में ना आम आदमी को जाने का जरूरत नहीं है, जनरल मेडिकल नॉलेज के लिए, आपको ब्लड के जानकारी के लिए इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। तो मेन अब जो कार्य है अलग अलग सेल्स का, ये थोड़ा जानकारी रखना है। तो व्हाइट ब्लड सेल का मेन जो फंक्शन है ये एज ए फाइटिंग फोर्स, हमारा शरीर का कोई भी इंफेक्शन या जो भी बैक्टीरिया वायरस के साथ डायरेक्ट फाइट करने में काम आता है। ये इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है ये व्हाइट ब्लड सेल। इसका कुछ फोटोज आपको दिखने को मिल रहा होगा, जो अलग अलग नाम मैंने बताया, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, जो माइक्रोस्कोप में लेबोरेटरीज में जब हम देखते हैं तो इस प्रकार का दिखता है। उनका न्यूक्लियस, उनका स्ट्रक्चर, साइज, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, उसका अंदर ग्रैन्यूल्स रहता है नहीं रहता है, इस सारी चीज में हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। अब आता है प्लेटलेट्स। Platelets also called thrombocytes. Unlike red and white blood cells, platelets are not actually cells, but rather small fragments of cells. इसको अगर एक्चुअल ढंग से देखा जाए तो ये सेल्स नहीं भी कहा जा सकता, ये सेल्स के एक फ्रैगमेंट्स, एक पार्ट्स है। जैसे कि अगर आपको समझाने के लिए बताएं तो एक शीशा का ग्लास का अगर फर्श में तो फेंक दें तो टूट के जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, तो ऐसे सेल्स को टूटने के बाद जो छोटा छोटा पार्टिकल्स बनता है, ये इस टाइप का समझाने का कोशिश किया। प्लेटलेट्स हेल्प्स द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस और कोआगुलेशन। इसका काम क्या है? जो प्लेटलेट्स, हमारा जो क्लॉटिंग प्रोसेस है, खून जमने का जो प्रक्रिया है, कोआगुलेशन, इसका मदद करता है बाय गैदरिंग एट द साइट ऑफ एन इंजुरी और स्टिकिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द इंज्यूर्ड ब्लड वेसल्स। अगर इंटरनली कहीं इंज्यूर्ड हुआ या बाहर से कोई काट्स हुआ या कोई वुंड हुआ जहां से ब्लड लॉस होता है, ब्लड निकल जाता है, वो स्टॉप करने के लिए वहां क्लॉट फॉर्मेशन बनता है। इसका जो फंक्शन होता है, ये जो प्रक्रिया होता है क्लॉटिंग प्रोसेस का, तो ये प्लेटलेट्स इसका अहम भूमिका निभाता है। मोटा मोटी भाषा में आपको ये समझना चाहिए, प्लेटलेट्स का काम ये है जो खून बहने से रोकना है और
ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर जैसा खून अंदर जम ना आ जाए वो उसका भी प्रोसेस चलता रहता है कि जैसा काट सरफेस में उसको रोकना है ऐसा ऑटोमेटिक कहीं जम ना जाए उसका भी काम करता है। ये हायर देन नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कैन कॉज अननेसेसरली क्लॉटिंग व्हिच कैन लीड टू स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक्स। जिसको जरूरत से ज्यादा प्लेटलेट्स होता है उसमें भी रिस्की रह जाता है कि अंदर वो ऑटोमेटिक जम ना जाए। खैर ऐसा नहीं होता है अमूमन बगैर एबनॉर्मलिटीज का, तो इस चीज को भी ध्यान रखा जाता है कि बीच बीच में जब टेस्ट करते हैं इसको भी देखते हैं कि ये एक्सेस क्वांटिटी में भी तो नहीं है। उसके लिए एंटीप्लेटलेट्स थेरेपी वगैरह भी दिया जाता है। तो ये प्लेटलेट्स का काम होता है आपको स्पेशली कोआगुलेशन प्रोसेस में काम करना। अब आता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबस्टेंस क्या होता है। जैसा बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहता है, जब लैब टेस्ट के लिए जाता है तो यूरिया लिखा रहता है तो यूरिन टेस्ट के लिए पूछता है, जब यूरिन में शुगर लिखा रहता है तो ब्लड के लिए बोलता है कि इसमें शुगर टेस्ट लिखा है, तो सारे कंफ्यूज रहता है। तो देखिए इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत सारे सब्सटेंस ब्लड के अंदर होता है जो केमिकली मेजर किया जाता है लैब टेस्ट के द्वारा। इसमें डायग्नोसिस में या ट्रीटमेंट में बहुत मदद मिलता है। तो चीज क्या होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोटीन्स सच एज एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स रहता है अदर देन दैट ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स एंड यूरिक एसिड्स आर आल्सो प्रेजेंट। सब ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ग्लूकोज मतलब जो शुगर टेस्ट करते हैं, अमाइनो एसिड्स होता है, लिपिड्स जो हम लोग कोलेस्ट्रॉल का पार्ट्स होता है अलग अलग, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल जो हम मेजर करते हैं, वीएलडीएल, विटामिन होता है, ये भी मेजर किया जाता है कभी कभी स्पेशल टेस्ट के द्वारा, विटामिन डी। एंजाइम्स होता है, बहुत तरह तरह के एंजाइम्स होता है। एंजाइम कुछ आपको डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, कुछ और बॉडी मसल को कंट्रैक्ट और रिलैक्स के लिए कुछ एंजाइम आप लोग जानते होंगे, कुछ इसका भी टेस्ट होता है। बहुत सारे एंजाइम्स है, हार्मोनल टेस्ट होता है, थायराइड्स वगैरह। तो बहुत सारे टेस्ट ऐसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल आपको मिलेगा। Organic components of the plasma, the most important organic components of the blood plasma are variety of complex plasma proteins such as fibrinogen, albumin and globulin। ये इसका बहुत अहम भूमिका है। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है बहुत सारे डिजीज में इसको स्पेशली फाइंड आउट किया जाता है। आप देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, जैसे कि क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट, सल्फेट्स, आयंस, फास्फोरस, आयोडीन, ये बहुत सारे सब्सटेंस इसमें होता है। ये भी लैब इन्वेस्टिगेशन में मेजर किया जाता है। दे आर एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द ब्लड एंड टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी टिश्यूज। ये हर एक चीज का शरीर के लिए बहुत जरूरत है। हर एक टिश्यू, हर एक सेल को नॉर्मल जो फंक्शन करना होता है, इसके लिए ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का एक मात्रा, एक लिमिट होता है, एक नॉर्मल रेंज होता है। उस रेंज का अंदर रहना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल नील भी नहीं होना चाहिए, एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। हर एक चीज के एक रेंज होता है, उस रेंज का दायरा का अंदर रहना चाहिए, तभी हमारा सेल्स टिश्यूज अच्छी तरह से फंक्शन कर सकता है। विदाउट कैल्शियम कंपाउंड्स ब्लड कैनॉट बी क्लॉट इन ए वुंड। जैसा कि हमारा कोई वुंड या कोई काट्स हो गया, तो अगर कैल्शियम का मात्रा कम है तो वो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है। सेम जैसा ग्रोइंग चाइल्ड होता है, उनको कैल्शियम फास्फोरस अगर ठीक से नहीं होगा तो उसको बोन या बॉडी का जो आधा स्ट्रक्चर है वो बनने में दिक्कत होता है। तो ब्लड का बारे में जो मोटा मोटा जानकारी, ये हर एक आदमी को पास तक पहुंचाना ये आपका काम है। आपको खुद जानना और साथ साथ जितने सारे दोस्त रिलेटिव्स है इसको स्प्रेड करिए कि ओवरऑल जानकारी सबको मिले। नेक्स्ट पार्ट ले आएंगे कभी
लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, लैब टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, क्या क्या डिजीज में क्या क्या टेस्ट होता है, इस तरह तरह का, कभी डेंटल टॉपिक, कभी लाइफस्टाइल डिजीज, अलग अलग टॉपिक में मैं आप लोगों को ब्लॉग लाते रहूंगा। तो सभी मेरा हर एक मेडिकल टॉपिक ब्लॉग के ऊपर आप कमेंट्स डालिए, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, क्या जानकारी चाहिए जरूर लिखिए। बहुत सारे डॉक्टर के साथ मैं डिस्कस करके वही डिस्कशन आप लोगों को मैं सुनाऊंगा या आपके पास तक पहुंचाऊंगा। तो आज के लिए ये पार्ट यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी अगला पार्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।